साथ ही और राजनीति विज्ञान विषय के इससे पहले 4 अभ्यास प्रश्न पत्र चैनल पर जारी कर दिए गए हैं। इस 5वें अभ्यास प्रश्न पत्र में भी एक के बाद एक कुल 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और सभी प्रश्नों का संकलन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस के अनुसार किया गया है। मैं आपको विश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण तथ्यों के साथ में मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि प्रधानमंत्री के निम्न कार्यों में कौन सा कार्य गलत है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है, वह विभिन्न भागों के काम में तालमेल स्थापित करता है और वह संसद की भिन्न स्थायी तथा अस्थायी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो प्रधानमंत्री के निम्न कार्यों में से जो गलत तथ्य बताना है वो है कि वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची भी वो तैयार करता है और वह विभिन्न भागों में तालमेल है वो स्थापित करने का काम भी करता है, वह संसद की भिन्न स्थायी और अस्थायी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता है वो ये नहीं करता है। इसमें जो घ विकल्प है वो प्रश्न का गलत उत्तर है। तो इसमें घ विकल्प उत्तर होगा। फिर संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सार्वजनिक संस्थान समिति। तो संसद की जो समितियां होती हैं उसमें सबसे अधिक संख्या किस समिति की होती है ये बताना है। तो इसमें सबसे अधिक जो संख्या है वो प्राक्कलन समिति है उसकी होती है। उसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और इस समिति का कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। इसी प्रकार से जैसे लोक लेखा समिति है और जो सार्वजनिक संस्थान समिति है, इन दोनों समितियों में 15 सदस्य तो लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से, यानी कि टोटल 22 सदस्य हैं वो इस समितियों में शामिल होते हैं, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक संस्थान समितियों में। तो सबसे अधिक सदस्यों की संख्या है वो प्राक्कलन समिति में ही होती है। तीसरे में है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को जो पद की शपथ है वो कौन दिलाएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। जो ख विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथे सवाल में संविधान में अभी तक किए गए संशोधनों में सबसे विस्तृत संशोधन कौन सा है। 52वां, 42वां, 44वां और 68वां। सबसे विस्तृत संशोधन कि जिसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए हों, ऐसा संविधान संशोधन कौन सा था। तो ऐसा संविधान संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला था, जिसमें सबसे अधिक है वो संशोधन किए गए थे। इसको संविधान का लघु संविधान भी इसको कहते हैं कि इसको लघु संविधान संशोधन के, इसमें अनेक संशोधन करने के कारण इसको लघु संविधान का नाम भी दिया गया है। तो इसमें जो 42वां जो ख विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका उत्तर हो जाएगा। 5वें नंबर के सवाल में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य पद्धति के निरीक्षण के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1975 स्वतंत्र के संकट काल में की गई। जनता सरकार द्वारा आपातकाल उपरांत सत्ता संभालने के पश्चात की गई। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पुनः सत्ता में आने के पश्चात की गई। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अशोक मेहता समिति थी जो पंचायती राज के लिए गठित हुई थी और इसी समिति ने जो पंचायती राज संस्था है वो त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो अभिशंसा है वो की थी। लेकिन अशोक मेहता समिति है उस समिति ने 1977 में इस समिति ने ये कहा था कि जो पंचायती राज संस्था है उसको त्रिस्तरीय बनाने की जगह है द्विस्तरीय ही बना देना चाहिए। तो ये जो बात है अशोक मेहता समिति की जो नियुक्ति वाली, तो इसमें जनता सरकार द्वारा आपातकाल सत्ता उपरांत सत्ता संभालने के पश्चात की गई थी। ख विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 6वें सवाल में किस संस्था की अध्यक्षता एक गैर सदस्य करता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता है वो एक गैर सदस्य करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है। इसीलिए ख विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 7वें सवाल में सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को कानून तथा तथ्यों पर परामर्श अपने आप दे सकता है, तभी दे सकता है जब मामला संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो,
तभी दे सकता है यदि मामला देश की एकता तथा अखंडता से संबंधित हो। तभी दे सकता है जब राष्ट्रपति इस प्रकार का परामर्श मांगे। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति को कानून तथा तथ्यों पर परामर्श है वो तभी दे सकता है जब राष्ट्रपति इस प्रकार का परामर्श है वो सर्वोच्च न्यायालय से मांगे। यानी कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे परामर्श है वो मांग सकता है। इसमें घ विकल्प है वो सही उत्तर होगा। 8वें में, जो विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? विनियोग विधेयक, वित्तीय विधेयक, धन विधेयक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कि एक ऐसा विधेयक जो सरकार को खर्चा करने की अनुमति दे तो उसे कहेंगे विनियोग विधेयक। के विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर 9 नंबर के सवाल में, यदि किसी राज्य का राज्यपाल यह महसूस करता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वह इस समुदाय के कितने सदस्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? 1, 3, 2, कोई भी नहीं। तो अगर एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में उपयुक्त प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिला है तो इस समुदाय के जो राज्यपाल है वो केवल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। विकल्प नंबर 1 है वो इसका उत्तर होगा। और इसी तरह से लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग हैं होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। 10 नंबर के सवाल में, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? मेहरचंद महाजन, पतंजलि शास्त्री, हीरालाल जेकानिया और बीके मुखर्जी। तो भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। तो गए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 11 नंबर के सवाल में, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है? लोकसभा की अनन्य शक्ति एक्सक्लूसिव जो शक्ति है वो नहीं है इनमें से। धन विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है। संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने तथा उसकी अवधि से पूर्व उसे पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को है। तो इसमें जो सही बातें हैं वो तो ये हैं कि धन विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा के पास में है। फिर संविधान में जो गए विकल्प में है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने और उसकी अवधि से पूर्व उसे पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को है। तो ये बातें सब सही हैं, लेकिन संविधान में अगर संशोधन करना हो तो वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। इसीलिए जो ख विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर पूरी 2 अवधियों के लिए बना रहा। कि भारत का एक ऐसा उपराष्ट्रपति कौन सा था जो अपने पद पर 2 पूरी अवधियों के लिए बना रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो सन 1952 से सन 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। इसीलिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गए विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद में 13 नंबर के सवाल में है कि राज्यपाल की निम्न संविवेकी शक्तियों में से कौन सी गलत है? वह विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। यदि मंत्रिपरिषद सदन में बहुमत का समर्थन खो देती है तो वह विधानसभा को भंग कर सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल की निम्न संविवेकी शक्तियों में से कौन सी गलत है? तो इसमें ये सभी बातें सही हैं। देखना, वह विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है, ये बात सही है। वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है, ये भी सही है। यदि मंत्रिपरिषद सदन में बहुमत का समर्थन खो देती है तो वह विधानसभा को भंग कर सकता है, ये बात भी सही है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई भी बात है वो गलत नहीं है, इसीलिए घ विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि जितने भी जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और अपने इस चैनल पर अनेक प्रकार के जो वीडियो हैं अलग अलग सब्जेक्टों के वो अपलोड किए हुए हैं, उनका ज़रूर अवलोकन करें ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी वो सहायक साबित हों। आगे 14 नंबर के सवाल में है, निम्न में से कौन सी 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं? तो इसमें जो 4 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में
सम्मिलित की गई हैं वो ऐसी कौन सी हैं? बोडो, मैथिली, कोंकणी और डोगरी, बोडो, मैथिली, संताली और डोगरी, और अंडमानी, बोडो, संताली, कोंकणी, और बोडो, मैथिली, संताली और कोंकणी, ये दी हुई हैं इसमें। तो इसमें जो 4 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं वो हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जो भाषाएं शामिल की गई हैं वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली हैं। तो इसमें जो ख विकल्प है वो एकदम से सटीक उत्तर है इसका, कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये जो 4 भाषाएं हैं ये सम्मिलित की गई हैं। और इन भाषाओं के सम्मिलित करते ही जो संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें भाषाओं की संख्या है वो टोटल 22 हो गई थी। उसके बाद में आगे का सवाल है 15 नंबर, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? कि लोकसभा है उसके कार्यकाल से अगर पहले ही अगर भंग किया करना हो, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, तो वो होगा अनुच्छेद 85(2) के तहत। क विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16वें नंबर के सवाल में है कि निम्न उपराष्ट्रपतियों में से किस की मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई? कृष्णकांत, वीडी जत्ती, एस.डी. शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, और घ विकल्प में है क और ख दोनों। तो एक ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जिसकी मृत्यु है उसके कार्यकाल के दौरान हुई, तो वो राष्ट्रपति थे कृष्णकांत। ये सन 1997 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी, और ये भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु है वो पद पर रहते हुई थी। फिर 17 में है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वित्त के संरक्षण के रूप में कार्य करता है? भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, अनुमान समिति, सार्वजनिक संस्थान समिति, लोकलेखा समिति। तो निम्न में से कौन सार्वजनिक वित्त के संरक्षण के कार्य के रूप में काम करता है? तो वो है लोकलेखा समिति। इसको रखवाले कुत्ते की भी संज्ञा दी गई है कि ये एक ऐसी समिति है जो समस्त जो वित्त का जो नियंत्रण है उसको पूर्णतः ध्यान ये रखती है। तो सार्वजनिक वित्त के संरक्षण के रूप में लोकलेखा समिति है वो काम करती है। तो घ विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 18 में किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज को चालू करने की सिफारिश की थी? पहली, दूसरी, तीसरी, उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। तो भारत में जो पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। तो 1959 में है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, कि पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल है वो 1956 से 1961 तक रहा था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज है वो लागू हुआ था। तो घ विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 19 में है अब तक भारतवर्ष में कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? कि अब तक कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? 3, 5, 7, 8। तो 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर है वो कार्य कर चुके हैं। ग विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 20 में है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में पूछा है कि वो प्रथम आयोग का अध्यक्ष है वो कौन था? जस्टिस वांचू, जस्टिस M.C. महाजन, जस्टिस S. के धर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो उस समय सन 1948 में जो गठित प्रथम आयोग था उसके अध्यक्ष थे जस्टिस S. के धर। ग विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। 21 में है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था? तो जो हरियाणा और पंजाब है उनका गठन है वो 1966 में हुआ था। और किस आयोग की सिफारिश के आधार पर ये है जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है वो पारित किया गया था? तो वो धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग और महाजन आयोग, इनमें से आपको बताना है। तो राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है वो पारित किया गया था शाह आयोग की सिफारिश के आधार पर। ग विकल्प सही उत्तर। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत
मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। बेगार बिना मजदूरी के काम लेने पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों और खदानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध है। उपयुक्त सभी पर प्रतिबंध है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 हैं, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकारों का जो मूल अधिकार भी हैं में इनका उल्लेख किया गया है। इसके तहत कि मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है, ये बात भी सही है। कि बेकार बिना मजदूरी के काम लेने पर प्रतिबंध है, ये भी सही है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खदानों और इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध है, ये सभी बातें सही हैं। तो घ विकल्प है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 23 में है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है, सरकार का अध्यक्ष है, राज्य तथा सरकार दोनों का अध्यक्ष है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का अध्यक्ष है। क विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर 24 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? कि राष्ट्रपति है उन्होंने संवैधानिक अतिक्रमण किया है या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर कोई कार्य अगर नहीं किया है सही तरीके से तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 है, उसके अनुसार राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो चलाई जा सकती है। घ विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार हिंदू कोड बिल पर किया है, पेप्सू विधेयक पर किया है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया है और दहेज निषेध विधेयक पर किया है। तो अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार यानी कि सन 1986 में ज्ञानी जेल सिंह जो उस समय राष्ट्रपति थे उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। इसमें ग विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26 में है कि लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर, संसदीय मामलों के मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो संसदीय मामलों का जो मंत्री होता है उसके अधीन है वो कार्य करता है। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितने स्थान सुरक्षित रखे गए हैं? लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितने स्थान है वो सुरक्षित रखे गए हैं ये बताना है। 20, 25, 30 और कोई भी नहीं। तो लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए जो स्थान सुरक्षित रखे गए हैं वो हैं 20। कि उसमें सबसे अधिक जो 7 स्थान हैं वो रखे गए हैं दिल्ली के लिए और बाकी के जितने भी जो अन्य संघीय प्रदेश हैं उनके लिए अलग अलग स्थान है वो सुरक्षित रखे गए हैं। फिर 28 में संसद तथा राज्य विधानसभाएं अपने किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं यदि वह बिना अनुमति के सदन से 30 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है, 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है, 90 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है, 120 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है। तो संसद और राज्य की विधानसभाएं अपने किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकते हैं कि उसका जो सदस्य है वो सदन के बिना अनुमति के अगर 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ख विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 29 में यह निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास में है कि क्या कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो स्पीकर, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो यह निर्णय लेने का अगर अंतिम अधिकार है कि लोकसभा का कोई सदस्य दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया जा सकता है तो ये जो अधिकार है ये लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है। क विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 30 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समिति के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उस समिति के लिए मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जो कार्य करता है वो कौन है? तो लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक संस्थान समिति और उपयुक्त में सभी। तो ये जो समिति होगी ये होगी लोकलेखा समिति। क विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 31 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हमारे को सिर्फ और सिर्फ सही कथन बताना है। तो इसमें जो सिर्फ सही कथन है वो है घ विकल्प में, कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग है वो नहीं लेते हैं। तो ये बात एकदम से सही है। बाकी जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्यसभा और संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य, इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और संसद के राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो इसमें जो घ विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 32 में है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय पर सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्र में आते हैं, परामर्श क्षेत्र में आते हैं, अपीलीय क्षेत्र में आते हैं, उपयुक्त में से किसी भी क्षेत्र में नहीं आते। तो संविधान की व्याख्या करने से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उसके अपीलीय क्षेत्र में आते हैं, कि संविधान की अगर व्याख्या करना हो तो ये अपीलीय क्षेत्र के अंतर्गत विषय है वो सम्मिलित होंगे। 33 में भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? भारत के गणराज्य के स्वरूप के कारण, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण, संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण, एक लिखित संविधान के कारण, कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उनके लिए न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अपनाना जरूरी हो गया था, क्योंकि संघीय व्यवस्था भारत ने अपना ली थी और संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से भारत ने ग्रहण की थी, और संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण ही भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अपनाना जरूरी हो गया था। और न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था, और अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, इस वजह से वहां पर जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत सफल हुआ तो भारत में भी ये सिद्धांत है ये अपनाना जरूरी हो गया था। तो ग विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 34 में है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को उनकी संवैधानिकता पर विचार किए बिना लागू करने का उत्तरदायित्व है। ये दो, एक कथन और एक कारण दिया गया है। इनमें से बताना है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए और आर तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ग में विकल्प में दिया है कि कथन ए ठीक है परंतु कारण आर गलत है, और घ में दिया है कि कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। ये तो बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को उनकी संवैधानिकता पर विचार किए बिना लागू करने का उत्तरदायित्व है, तो ये बात है ये गलत है। तो इसमें जो कथन ए सही है परंतु आर जो कारण आर है वो गलत है, इसीलिए विकल्प ग है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 35 में है कि महाभियोग द्वारा अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को उनके साधारण कार्यकाल से पूर्व हटाया गया है? कि महाभियोग की प्रक्रिया है उसके द्वारा अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को उनके साधारण कार्यकाल से पूर्व ही हटा दिया गया है? केवल 1, 2, 3 और 1 भी नहीं। तो इसमें उत्तर होगा 1 भी नहीं। एक भी ऐसा न्यायाधीश नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का जिसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सके। कि सन 1993 में वी रामास्वामी जो न्यायाधीश थे, उन न्यायाधीश के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया है वो स्टार्ट की गई थी, उसमें जो वो प्रक्रिया जब चल ही रही थी तो उसी समय जो वी रामास्वामी है उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस वजह से उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया है वो नहीं चली थी। इसी तरह से कोलकाता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे सौमित्र सेन, जिनके खिलाफ 2011 में जो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, तो उसमें महाभियोग की प्रक्रिया के तहत वो उनके खिलाफ राज्यसभा है उसमें तो उनके खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा है उसमें वो प्रस्ताव जब पहुंचा ही था उस समय जो कोलकाता के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन, तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए उनके खिलाफ भी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो लागू नहीं हो पाई थी। इसी तरह से जो पीडी दिनकरण हैं जो सिक्किम के न्यायाधीश थे, सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो उन्होंने भी अपनी प्रक्रिया के दौरान ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि
किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है से उसको हटाया गया हो। तो घ विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 36 में है कि राज्य का राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? केवल जब राज्य का संवैधानिक तंत्र टूट जाए, केवल जब मुख्यमंत्री उसे ऐसा करने के लिए कहे, केवल राज्य विधानमंडल के अवकाश काल में, केवल राष्ट्रपति से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात। तो राज्य का राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी है वो करता है केवल राज्य विधानमंडल के अवकाश काल में। ग विकल्प है वो सही उत्तर होगा। 37 में सरकारी आयोग ने राज्यपाल के पद के लिए क्या सिफारिश की? यह पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का चयन संबंधित राज्य द्वारा दिए गए नामों की सूची से किया जाना चाहिए, राज्यपाल का पद ज्यों का त्यों रखा जाए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सरकारी आयोग है वो सन 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। रणजीत सिंह जो न्यायाधीश थे, रणजीत सिंह सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था और इसने सन 1983 में गठन होने के बाद में सन 1988 में अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी। और इस आयोग ने राज्यपाल पद के लिए जो सिफारिश की थी वो ये थी कि राज्यपाल का पद है वो ज्यों का त्यों रखा जाए। ग विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 38 में राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या भिन्न राज्यों से अलग अलग है। यह भिन्नता है 600 से 500 तक, 60 से 500 तक और 100 से 300 तक, 150 से 450 तक, 100 से 400 तक। तो राज्य की जो विधानसभाएं की जो सदस्य संख्या है वो अलग अलग भिन्नता है और ये है 60 से 500 तक। न्यूनतम सदस्य हैं वो 60 हो सकते हैं और अधिकतम सदस्य हैं वो 500 हो सकते हैं। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 47, 52, 66 और 97। 8 जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार के विषय सम्मिलित हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनके अलग अलग सूचियों में विषय सम्मिलित हैं। तो इसमें जो समवर्ती सूची है उसमें सम्मिलित विषय हैं वो हैं टोटल 52 और वर्तमान में जो संघ सूची है उसमें 100 विषय सम्मिलित हैं और जो राज्य सूची है उसमें वर्तमान में 61 विषय हैं वो सम्मिलित हैं। 40 में है यदि वित्तीय संकट की घोषणा की जाए तो इसका केंद्र व राज्यों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन कम कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन कम कर सकता है। राज्य विधायकों को धन विधेयक बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि वित्तीय संकट की घोषणा कर दी जाए तो इसका केंद्र और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका केंद्र और राज्यों पर के संबंधों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन को कम कर सकता है अगर वित्तीय आपातकाल अगर आ गया हो, कि संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य के सभी कर्मचारियों का वेतन है वो कम कर सकता है। तो ख विकल्प है प्रश्न का राइट आंसर। फिर भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों की उपाधियों तथा विशेषाधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 24वें, 26वें, 42वें, उपयुक्त में से कोई नहीं। भूतपूर्व देशी रियासतों के जो शासक थे उनकी उपाधियां और उनके विशेषाधिकार हैं कि उनके जो प्रीविपर्स जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था किस संशोधन के तहत? तो वो 26वां जो संविधान संशोधन 1971 था उसके तहत इनके जो उपाधियां और इनके विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया गया था। तो ख विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 42 में संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप पद पर बने रहते हैं, तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद का समर्थन प्राप्त रहता है और अपने पद पर 70 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि आरपीसी के जो सदस्य हैं वो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, को कानूनी मान्यता प्राप्त है, न ही संवैधानिक और न ही कानूनी मान्यता प्राप्त है, को केवल कानूनी मान्यता प्राप्त है क्योंकि इसकी स्थापना संसद द्वारा की गई है। तो निर्वाचन आयोग है उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है कि अनुच्छेद 323 से लेकर 329 तक जो
निर्वाचन आयोग का जो गठन है, उसके कार्य हैं और उसकी शक्तियां हैं, उनका वर्णन 323 से लेकर अनुच्छेद 329 तक इसका वर्णन किया गया है। तो इसको संवैधानिक मान्यता है वो मिली हुई है। फिर पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन कब किया गया? सन 1996 में, 1976 में, 78 में और 87 में। तो पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए जो मंडल आयोग का जो गठन है, वो जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे उनकी अध्यक्षता में 1978 में मंडल आयोग का गठन हुआ था, जिसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1980 में प्रस्तुत की थी। तो इसका जो गठन है वो 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। फिर जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के साथ, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952 और 26 जनवरी 1957 को। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 को। घ विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद में 46 में है कि भारत की आकस्मिक निधि से खर्च की गई धनराशि को बाद में बजट के अन्य भागों में हुई बचत से पूरा किया जाता है। संसद द्वारा पूरक अतिरिक्त तथा अधिक मांगों द्वारा पूरा किया जाता है। तब तक पूरा करने का प्रयास नहीं किया जाता जब तक कि निधि की राशि समाप्त नहीं हो जाती, और पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों से अनुदान एकत्रित किया जाता है। तो भारत की आकस्मिक निधि की खर्च की गई धनराशि को बाद में संसद द्वारा पूरक अतिरिक्त तथा अधिक मांगों से पूरा किया जाता है। ख विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 47 में संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति निश्चित कर सकता है। इसका प्रावधान के अनुरूप राष्ट्रपति ने 2 चुनाव आयुक्त पहली बार कि संविधान में चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति निश्चित कर सकता है। और इस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति ने 2 चुनाव आयुक्त पहली बार सन 1952 में नियुक्त किए, 1975 में नियुक्त किए, 1989 में नियुक्त किए और 1993 में नियुक्त किए थे। तो जो चुनाव आयोग था वो पहले एक सदस्यीय ही था, लेकिन इसको 2 चुनाव आयुक्त के साथ में इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया था। ऐसा पहली बार सन 1989 में हुआ था। और उसके बाद में ये 2 वर्ष तक फिर एक बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक सदस्य ही रहा, लेकिन फिर 1 अक्टूबर 1993 से 1 अक्टूबर 1993 से ये जो चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय बन गया था, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया था। तो सबसे पहले ये जो काम है ये सन 1989 में हुआ था, और 1 अक्टूबर 1993 है उससे जो चुनाव आयोग है वो पूर्णतः व्यवस्थित रूप से अस्तित्व में आ गया था, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी सम्मिलित हो गए थे। 48 में है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में सबसे पहले किस दल ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई? तमिलनाडु में डीएमके ने, पंजाब में अकालियों ने, केरल में साम्यवादियों ने, उत्तर प्रदेश में लोकदल ने। तो सबसे पहले जो गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी वो केरल में सन 1957 में साम्यवादियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी है वो बनाई थी, और यही भारत का पहला गैर कांग्रेसी दल बना था केरल का, जिसने ऐसा कार्य है वो किया था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 4, 8, 9, 10। तो मूल संविधान है उसमें अनुसूचियां थी 8, और वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। अंतिम 50 नंबर के सवाल में भारत के राष्ट्रपति को संसद महाभियोग द्वारा उसके पद से हटा सकती है यदि वह संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, वह ऐसे रोग से पीड़ित है जो लाइलाज है, उसके विरुद्ध संविधान के उल्लंघन का आरोप है, और वह इतना वृद्ध हो गया है कि अपने पद से संबंधित भारी कर्तव्यों को भली भांति निभा नहीं सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत तब चलाई जा सकती है जब उसके विरुद्ध संविधान के उल्लंघन का आरोप हो, तब ऐसी प्रक्रिया है वो की जाती है। तो गैर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न है ये पूर्ण हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने % सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी जो स्तरीय प्रश्नों के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सकें। और अपने इस चैनल पर अनेक अन्य विषयों के जो वीडियो हैं वो भी अपलोड किए गए हैं। आप चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हों,
आपके लिए वो वीडियो हैं वो काफ़ी सहायक साबित होंगे, तो उनका अवलोकन है ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।